नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस बैच में। एलटी ग्रेड के इस बैच में हम बात करते हैं एक और विक्टोरियन पोएट की, जो विक्टोरियन एज में ही बहुत पॉपुलर हो गया था। और विक्टोरियन एज में क्या, टेनिसन की तरह उसने भी रोमांटिक एज में ही पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। बट ही बिकेम फेमस as a Victorian poet, not a romantic poet. Difference other Victorian poets और मिस्टर ब्राउनिंग में ये है कि मिस्टर ब्राउनिंग इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट, सबसे आशावादी कवि हैं पूरे विक्टोरियन में। जो दूसरे कवि हैं, जो दूसरे पोएट्स हैं, जैसे कि टेनिसन की बात करें तो टेनिसन विक्टोरियन कंप्रोमाइज बनाने वाले आदमी हैं, जो कि दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, साइंस को भी, रिलीजन को भी, रॉयलिटी को भी, क्योंकि वो रॉयल पोएट्स हो गए थे पोएट लॉरेट बनने के बाद। तो दोनों को एक साथ, तीनों को एक साथ ले चलने का काम उनका था। जो विक्टोरियन एज के तीसरे पिलर हैं पोएट्री में, मैथ्यू अर्नल्ड, ही इज नोन एज पेसिमिस्टिक पोएट। उनको एक पेसिमिस्टिक पोएट के रूप में जाना जाता है। पेसिमिस्टिक का मतलब है कि वो मेलंकलिक पोएट है, वो निराशावादी पोएट है। और ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये आशावादी पोएट है। आशावादी पोएट है, ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। और जाने किस लिए जाते हैं ब्राउनिंग? ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव एंड मैग्निफिशिएंट यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ब्राउनिंग मैन वुमन रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं। और ब्राउनिंग जो है अपने कैरेक्टराइजेशन के लिए जाने जाते हैं, चरित्र चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये आपको बता चुका हूं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम होता है, पोयम होती है, जिसमें जो स्पीकर होता है वो अपनी बात करता है, उसके साथ कोई ऑडियंस होता तो है, उसकी बातों से तो लगता है, बट वो कौन है ये पता नहीं चलता, ये सिर्फ एक गेस होता है। क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई और भी स्पीकर बोलता नहीं है, सिर्फ एक स्पीकर होता है, सिर्फ एक नैरेटर होता है, और वही पूरी स्टोरी नैरेट करता है। ये पॉइंट हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जब हमने टेनिसन की पोएम यूलिसिस किया था। यूलिसिस भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और विक्टोरियन एज में टेनिसन और ब्राउनिंग दोनों को ही एक्सपर्टीज थे ड्रामेटिक मोनोलॉग में। बहुत सारी पोएम्स लिखा टेनिसन ने भी और ब्राउनिंग ने भी मोनोलॉग के फॉर्म में। बट टेनिसन से ज्यादा ब्राउनिंग फेमस हुए मोनोलॉग की वजह से। इसलिए फेमस हुए क्योंकि अपने मोनोलॉग्स में मैन वुमन रिलेशनशिप जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ब्राउनिंग ने, उतना बेहतर टेनिसन नहीं कर पाए थे। ब्राउनिंग क्या करता है? ब्राउनिंग टोटल आर्टिस्ट है, पॉलिटिक्स बिल्कुल उसके अंदर नहीं है, और टेनिसन के अंदर पॉलिटिक्स भी है।
और जब टोटल आर्टिस्ट है, कंप्लीट आर्टिस्ट है, तो वो ग्रीक एज में ना जा करके वो इंग्लिश रेनेसांस, इटालियन रेनेसांस में जाता है और इटली के जो पेंटर्स होते हैं उन पेंटर्स को अपना कैरेक्टर बनाता है, उन पेंटर्स को कैरेक्टराइज करता है, उनका कैरेक्टराइजेशन करता है और उनके कामों को जो है मेंशन करते हुए उनको यूलोजाइज करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। और इसीलिए ब्राउनिंग जो है मोनोलॉग में बिल्कुल हस्ताक्षर बन गए, मोनोलॉग में बिल्कुल वो जो है एक्सपर्ट बन गए। क्लियर। जन्म और मृत्यु की अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग के, तो वो जन्म और मृत्यु दोनों में कंटेम्प्ररी है आज है टेनिसन का। ब्राउनिंग का जन्म 1812 में होता है और ब्राउनिंग डाइड इन 1889। 1889 में ब्राउनिंग की डेथ हो जाती है। राइट। हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पुट हिम high among the Victorian poets. He was noted for irony. He was noted for characterization, dark humor, social commentary और इसके साथ साथ historical settings. Right? Dark humor, social commentary, irony, इन सब चीजों के लिए ब्राउनिंग फेमस थे। ब्राउनिंग की वाइफ भी एक पोएट थी और उनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पोए जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी एंड शी वाज आल्सो अ पोइटेस। और अपनी वाइफ को ब्राउनिंग पुर्तगीज कहते थे, पुर्तगीज के नाम से उनको बुलाते थे। और उनका एक सोनेट कलेक्शन भी है जिसका नाम है सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज। और सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज जो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो है करियर के बारे में, उनके लिटरेरी एक्टिविटी, उनके लिटरेरी फीचर्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं उनकी उस पोएम की जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। देयर आर 2 पोएम्स बाय ब्राउनिंग प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। उसमें एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और एक शॉर्ट ऑफ एलिजी है। राइट। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका नाम है माई लास्ट डचेस और जो दूसरी पोएम है उसका नाम है प्रॉस्पिके, जिसको कुछ लोग प्रॉस्पाइस भी पढ़ते हैं। यद्यपि प्रॉस्पाइस गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है प्रॉस्पिके। क्लियर। तो पहले हम बात कर लेते हैं उनके पोएम की जिसका नाम है माई लास्ट डचेस और फिर हम आते हैं उनके दूसरे पोएम प्रॉस्पिके पर। माई लास्ट डचेस, दो चीजें देखिए बिल्कुल क्लियर है। लास्ट डचेस का मतलब है कि
कई सारी डचेस हैं उसकी। ड्यूक का फेमिनिन जो होता है वो डच होता है। ड्यूक मेल होता है और मैस्कुलिन है ड्यूक, और इसका फेमिनिन जो है वो क्या होता है, डचेस। ड्यूक का फेमिनिन डचेस होता है। माई लास्ट डचेस, और माई लास्ट डचेस का मतलब है कि उसके कई सारी डचेस थी और उसमें ये पिछले अपने फिलहाल तक की जो अंतिम डचेस है उसकी बात कर रहा है। ब्राउनिंग की पोयम है, पहली बार 1842 में पब्लिश हुई थी। 1842 में एक पोएट्री का कलेक्शन आया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का, नाम था उसका ड्रामेटिक परसोनी, और उसी ड्रामेटिक परसोनी में एक ये भी पोएम थी जिसका नाम था माई लास्ट डचेस। सॉरी, ड्रामेटिक परसोनी में नहीं, एक दूसरा वॉल्यूम था, नाम था ड्रामेटिक लिरिक्स। ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में, उसी में पोएम इंक्लूड थी। वैसे जब ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी तब इसका नाम माई लास्ट डचेस ना हो करके इसका नाम सिर्फ और सिर्फ था इटली। 1842 में जब ये पहली बार पब्लिश हुई तो इसका नाम था इटली। यद्यपि ड्रामेटिक मोनोलॉग तो है, एक स्पीकर ही इसको बोलता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरी की पूरी पोयम हीरोइक कपुलेट में लिखी है। किसमें लिखी है? हीरोइक कपुलेट में लिखी है। और हीरोइक कपलेट होता क्या है? हीरोइक कपलेट का मतलब होता है आयम्बिक पेंटामीटर की राइमिंग लाइंस। आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस, और जब दो लाइंस राइम करती हैं वो, तो उसी को कपल कहा जाता है। कपल का मतलब टू कपलेट। एंड देयर आर टोटल 28 couplets in the entire poem. टोटल 28 couplets हैं, मतलब कि ये 56 लाइन्स की एक पोयम है। टोटल 56 लाइन्स हैं इस पोयम में, 56 लाइन की पोयम है। राइट, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जब ये पहली बार इस वॉल्यूम में पब्लिश हुई तो इसका नाम माई लास्ट डचेस नहीं, इसका नाम इटली था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोयम माई लास्ट डचेस। तब वहां पर इटली ऑप्शन दिया होगा, फ्रांस ऑप्शन दिया होगा, इंग्लैंड ऑप्शन दिया होगा, इंडिया ऑप्शन दिया होगा। और आप सोचेंगे कि ब्राउनिंग तो इंग्लैंड के कवि थे, इसलिए इंग्लैंड पर आंसर लगा सकते हैं, और वो गलती ना हो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। पोयम में एक एपिग्राफ भी दिया हुआ है। एपिग्राफ क्या होता है? ये लिटरेरी टर्म है एपिग्राफ। और एपिग्राफ एक फ्रेज भी हो सकता है, एक कोटेशन भी हो सकता है, या एक पोएम भी हो सकती है, जो किसी मेन वर्क
मेन पोयम या मेन ड्रामा के शुरू होने से पहले ही लिख दी जाती है, शुरू होने के पहले ही लिख दी जाती है, उसी को एपिग्राफ कहते हैं। और वो एपिग्राफ पहले लिख क्यों दिया जाता है? एपिग्राफ एक टाइप का प्रीफेस होता है, टाइप का प्रस्तावना होता है, और वो एपिग्राफ अपने आप में ही पूरी थीमेटिक डिटेल की बात कर देता है कि इस पोयम की मेन थीम क्या होने वाली है, जो पोएट है वो इसमें किस बात पर फोकस करने वाला है, ये चीजें जो है एपिग्राफ से ही क्लियर हो जाती हैं। यद्यपि हर पोयम में, हर वर्क में एपिग्राफ नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह एपिग्राफ हो, लेकिन कुछ वर्क्स होते हैं जहां पर एपिग्राफ होता है। और इस पोयम की एपिग्राफ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस पोयम को बोल कौन रहा है, स्पीकर इसका कौन है। और आपके पेपर में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु इज द स्पीकर, हु इज द नरेटर ऑफ द पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पोयम है उसका नरेटर कौन है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो एपिग्राफ कहां से लिया गया है? जनरली लोग क्या करते हैं कि दूसरे राइटर के वर्क से एपिग्राफ ले लेते हैं। यहां पर दूसरे राइटर के वर्क से एपिग्राफ नहीं चुराया है, एपिग्राफ बारो नहीं किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपना खुद का एपिग्राफ दिया है। आपको समझ आ गया ना एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ इज अ वर्ड और अ फ्रेज और अ कोटेशन और एन एंटायर पोयम दैट प्रीसीड्स द मेन टेक्स्ट। जो मेन टेक्स्ट को प्रीसीड करती है, मेन टेक्स्ट के सबसे पहले लिख दी जाती है, उसी को एपिग्राफ कहा जाता है। एपिग्राफ may serve as a preface to the work, as a summary, as a counter example, or as a link from the work to a wider literary canon। और एपिग्राफ यहां पर सिर्फ एक शब्द है और वो शब्द है फेरेरा, राइट? फेरेरा, indicating that the speaker is Duke of Ferrara. The speaker is Duke of Ferrara। ये नरेटर है। राइट? ये नरेटर है या ये स्पीकर है? राइट? नरेटर नहीं, स्पीकर कह लीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है और किसी को सुना रहा है। ये स्पीकर है ड्यूक ऑफ फरेरा। अब आपको बताया कि ड्यूक तो टाइटल होती है और फरेरा कोई स्थान होगा, कोई जगह होगी, और नाम क्या है ड्यूक ऑफ फरेरा का, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है अल्फोंसो। ड्यूक ऑफ फरेरा का नाम है अल्फोंसो, ALFONSO, और यही पोयम का नरेटर है, यही पोयम का स्पीकर है, और यही आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी है। राइट? सब कुछ यही है। ड्यूक ऑफ फरेरा, अल्फोंसो जिसकी बात कर रहा है वो 16th सेंचुरी का एक ड्यूक था। 16वीं शताब्दी का वो ड्यूक था। मतलब अगर ये पूछा जाए कि पोयम की सेटिंग कब की है, तो सेटिंग तो उसी को कहते हैं जब की बात की जा रही हो, और पोयम में बात ड्यूक ऑफ अल्फोंसो, ड्यूक ऑफ फरेरा अल्फोंसो की हो रही है, जो 16th सेंचुरी का था। इसका मतलब कि द लास्ट डचेस जो पोयम है, इसकी सेटिंग 16th सेंचुरी में है, 16वीं शताब्दी में है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। राइट?
और इस ड्यूक ऑफ फरेरा की शादी हुई थी एक लड़की से, और उस लड़की का नाम था लुक्रीजिया। और वो जो लड़की थी लुक्रीजिया जिसका नाम था, जब शादी हुई थी तो 14 साल की थी, और उसके 3 साल बाद उसके 17वें साल में ही ड्यूक ऑफ फरेरा ने उसका मर्डर कर दिया था। और उसका जब मर्डर कर दिया लुक्रीजिया, तो जो माई लास्ट डचेस है, जो टाइटल है कि लास्ट डचेस का नाम क्या है, तो लास्ट डचेस का नाम है लुक्रीजिया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, राइट। लास्ट डचेस का नाम है लुक्रीजिया। तो इन पर आपको ध्यान रखना है कि हु वाज ड्यूक ऑफ फरेरा, विच सेंचुरी ड्यूक ऑफ फरेरा बिलोंग टू, या हु इज the speaker, who is the narrator of the poem. Answer is Alfonso Duke of Ferreira. And who is the title character? लाइव जो है माई लास्ट डचेस कौन है, तो माई लास्ट डचेस कौन है, माई लास्ट डचेस है लुक्रीजिया। माई कौन है, माई है फरेरा। मतलब माई लास्ट डचेस का मतलब है कि द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ फरेरा अल्फोंसो और लुक्रीजिया, राइट। द लुक्रीजिया द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ फरेरा अल्फोंसो, राइट। तो हुआ ये है कि उसका मर्डर हो गया है, एंड ड्यूक ऑफ फरेरा अल्फोंसो इज नाउ अ विडो, राइट। वो विडोवर हो गया है, विडो नहीं, विडोवर हो गया है। और अब कुछ और लोग आए हैं उसकी शादी के लिए, रीमैरिज करने के लिए, दोबारा मैरिज करने के लिए। और फिर उन लोगों से एक पेंटिंग बनी हुई है, उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये है मेरी लास्ट वाइफ, माई लास्ट डचेस। और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि वो कैसी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, और प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ कि वो हमेशा हंसती रहती थी, जो भी कोई आता था उसको मुस्कुरा कर जवाब देती थी। और फरेरा को ये लगता था कि वो सबके साथ फ्लर्ट कर रही है, वो सबके साथ एंजॉय कर रही है और इसको धोखा दे रही है। और इसी वजह से जो है ड्यूक ऑफ फरेरा ने उसको मौत के घाट उतार दिया था, और आज बहुत प्राउड फील कर रहा है, राइट। एक्चुअली लुक्रीजिया भी एक जो है बहुत रिच फैमिली से थी, और जो है फरेरा तो रिच था ही था। लुक्रीजिया के साथ दिक्कत ये थी कि उसके पेरेंट्स जो थे वो न्यूली रिच हुए थे, जल्दी ही बहुत पैसे वाले बने थे, और उसका कोई इतिहास नहीं था। यहाँ पर दूसरे जो है फरेरा, उसका अपना 90 सालों का इतिहास है, उसकी फैमिली की जो है वेल रिप्यूटेड फैमिली है, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ लुक्रीजिया, और इसलिए ही थिंक्स टू किल हर, और फाइनली ही किल्स, उसको मार भी देता है। क्लियर। और वही पूरी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है पूरी पोएम में, जिसका नाम है माई लास्ट डचेस। क्लियर। लुक्रीजिया के साथ ये था कि शी वाज वेल एजुकेटेड, राइट, वेल एजुकेटेड थी। ये भी एक उसके साथ दिक्कत थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से सबमिसिव नहीं हो पा रही थी, और जब वुमन सबमिसिव नहीं हो पा रही थी तो उनका मर्डर कर देना ही एकमात्र उपाय हुआ करता था रेनेसांस के पहले। और उसी को जो है यहाँ पर पिक्चराइज किया है मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कि हाउ वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, और द सेम कंडीशन स्टिल प्रिवेल्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड। और ही हैड द एक्सपीरियंस, एक का तो है लर्निंग का एक्सपीरियंस है, और दूसरा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो दोनों पर उन्होंने द कंडीशन ऑफ विमेन पर यहाँ फोकस किया है, राइट। While Tennyson was concentrating on the condition of men in the industrialized England, यहाँ पर ब्राउनिंग किस पर फोकस करते हैं, द कंडीशन ऑफ विमेन एंड द मॉन्स्टरस पैट्रियार्की, कि पैट्रियार्की इतनी मॉन्स्टरस है कि वो कभी भी किसी भी महिला को मार सकती है विदाउट एनी रीजन। He killed her because she smiled and smiled. This was the reason behind the murder. कि वो स्माइल करती है, वो खुश है, और खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए इसका काम खत्म कर दो, इसको मार दिया जाए, और मार दिया जाए तो सब कुछ काम खत्म हो जाए, राइट।
तो उसके मर्डर के बाद जब उसका 1561 में 17 साल की एज पर उसकी डेथ हो जाती है, ऑल्दो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ पॉइजनिंग, इट इज मोर लाइकली दैट कॉज ऑफ हर डेथ वाज ट्यूबरक्लोसिस। राइट, ये भी एक है कि जो मेन रीजन है कि शी वाज पॉइजनड, उसको पॉइजन दे दिया गया था। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लुक्रेजिया वाज डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। खैर वो तो पास्ट की बात हो जाती है। इस पोयम में हम देखते हैं कि जो कुछ लोग आए हैं शादी तय करने के लिए, और इस बार जो उसकी वाइफ होने वाली है उसका नाम है बारबेरा। लुक्रेजिया की डेथ के बाद 1564 में, लुक्रेजिया की डेथ 1561 में हुई है और 1564 में उसकी शादी होना है। लड़की का नाम है बारबेरा, और बारबेरा जो है ये रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट की डॉटर है। राइट, शी इज द 8th डॉटर ऑफ रोमन एम्परर फर्डिनेंड। और लुक्रेजिया जो डॉटर थी वो मेडिसी फैमिली को बिलोंग करती थी, और मेडिसी फैमिली जो है इटली में बहुत ही फेमस फैमिली थी, बहुत ही फेमस परिवार था। राइट, स्पीकर जो है पोयम का प्रिज्यूमली द ड्यूक ऑफ अल्फोंसो, एक इमिसरी आती है, उसी को उस आर्ट वर्क की तरफ इशारा करते हुए समझाता है और बताता है कि इसके शी हैड हार्ट, हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूं कि उसके एक ही दिल था। टू सून मेड ग्लैड, दिक्कत ये थी कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, बहुत जल्दी हैप्पी हो जाया करती थी, और सबके साथ हैप्पी हो जाया करती थी। यही एक ड्यूक ऑफ फेरेरा की प्रॉब्लम भी थी। फिर आगे वो कहता है कि he goes on to say that his complaint of her was that it was not her husband's presence only that made her happy. Eventually I gave commands, then all smiles stopped together. वो हैप्पी सिर्फ अपने हस्बैंड की ही प्रेजेंस में नहीं होती थी, दूसरों के साथ भी वो खुश रहती थी। इसलिए बोलता है कि आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिया उसके मारने का, उसको मार दिया जाए। और फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसकी पूरी स्माइल एकाएक रुक गई, एकाएक खत्म हो गई। क्लियर, तो ये पूरा उसका इंटेंशन है। और अब वही चीजें जो दूसरे शादी करने वाले लोग आए हैं उनको समझाता है, और समझाते हुए बताता है कि ध्यान रखिएगा मैं किस टाइप का आदमी हूं। राइट, आई मेंट दैट द कमांड्स वर दैट शी शुड बी पुट टू डेथ और he might have had her shut up in a convent. The Duke now keeps her painting hidden behind the curtain that only he is allowed to draw back. Thus now she only smiles for him. अब वही उसकी स्माइल करती हुई पिक्चर लगी हुई है और कर्टन लगा दिया है। जब चाहता है तो कर्टन को पुल करता है और देखता है, और फिर उसको ये लगता है कि अभी भी स्माइल तो कर ही रही है ये, लेकिन अब सिर्फ ये मुझ पर स्माइल करती है, मुझसे हंसती है, किसी और से नहीं हंस रही है। ये उसकी टेंडेंसी है। एक्चुअली जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स होते हैं वो बेसिकली साइकोलॉजिकल पोएम्स होते हैं, वो कैरेक्टर की साइकोलॉजी शो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अल्फोंसो की साइकोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से शो किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, कि वो कैसे कैसे सोचता है कि पहले वो सभी लोगों पर मुस्कुराती रहती थी, तब समस्या थी, उसको मार दिया गया है, पिक्चर है अभी उसकी बनी, फिर भी वो स्माइल कर रही है। ये उसकी साइकोलॉजी है। और इनकी साइकोलॉजी क्या है कि ही स्टिल वांट्स टू हाइड हर स्माइल, और इसके लिए जो है ही हैड
जो उसके पास पेंटिंग है ना, उसके ऊपर भी उसने पर्दा करके रखा है ताकि और कोई ना देख ले और किसी पर वो ना मुस्कुराना शुरू कर दे। मुस्कुराने का अधिकार तो सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा जो है कोई इस पर मुस्कुरा नहीं सकता है, किसी का अधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये पोएम थी ऑल अबाउट, जो हमने आपको समराइज कर दिया है और इससे ज्यादा आप यहां पर इस पोएम में कुछ नहीं बचा है। अब हम उसके दूसरे पोएम की तरफ चलते हैं और उस पोएम का नाम है प्रॉस्पिके। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मैं दूसरे पोएम की तरफ प्रोसीड करूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, वेरी नाइस। प्रॉस्पिके, प्रॉस्पिके का मतलब होता है आफ्टर वर्ड्स। प्रॉस्पिके मीन्स आफ्टरवर्ड्स, और आफ्टरवर्ड्स का मतलब आफ्टर डेथ, राइट? आफ्टर डेथ, और इस आफ्टर डेथ में हिज ओन वाइफ हैज डाइड, और उसकी जो खुद की वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो चुकी है, और ही हैज बीन सेपरेटेड बाय हर, सेपरेट हो गया है, बट ही स्टिल हैज होप टू मीट हिज बिलवेड। अभी भी उसको उम्मीद है अपने बिलवेड से मिलने का, और कब मिलेगा अपनी बिलवेड से वो तो इस दुनिया में नहीं रही, मौत के बाद ही मुलाकात हो सकती है। और मौत आने के लिए उसको मौत से लड़ना है, और इसलिए जब पोयम शुरू होता है तो एक रिटोरिक क्वेश्चन से शुरू होती है और कहता है फियर डेथ, मौत से डर किसको लगता है? एटलीस्ट द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ब्राउनिंग इज नॉट अफ्रेड डेथ, he has lost his wife, he has lost the physical body of his wife, her soul is still alive, her soul is still a living creature, or he has the full confidence to meet her. तो मौत से डर किस बात का? Why should he fear death, and why should anybody fear death? Fear death to feel the fog in my throat, the mist in my face when the snows begin and the blasts denote I am nearing the place, the power of the night, the press of the storm, the post of the foe, where he stands, the arc fear in a visible form, yet the strong man must go. कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
कोई कितना ही हिम्मत वाला क्यों ना हो, सबको एक दिन जाना ही जाना है। और जब सबको ही जाना है इस दुनिया से, तो फिर डर किस बात का? द स्पीकर टॉक्स ऑफ द फेसिंग डेथ विदाउट फेयर। टाइटल प्रॉस्पिके जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है प्रॉस्पिके, और मतलब हमने आपको बता दिया आफ्टरवर्ड्स, या मतलब इसका होता है टू लुक फॉरवर्ड। भविष्य की तरफ आगे देखते रहना, टू लुक फॉरवर्ड। द स्पीकर टॉक्स ऑफ डेथ, facing death, and he will not fear death but approach it with his high health। कैसे उसको अप्रोच करेगा? with his head held high, means he will face the death with full bravery, he will face the death with full enthusiasm। Death is but his last fight before he meets his soulmate। आखिरी युद्ध होगा वो अपने सोलमेट से मिलने से पहले। और कहता है कि डेथ तो वो है जो सबके लिए आती है, सबको मिलती है, सिर्फ मुझे ही थोड़े ना मिल रही है, तो मैं डरूं क्यों? डरने से परहेज करना है, और अगर डरा तो फिर अपने सोलमेट से मिल नहीं पाएगा। सोलमेट से मिलना है अगर, तो मौत फेस करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल छोड़ के यहां से चले भी जाना है, ताकि वो बहुत जल्दी मिल जाए। इसीलिए बोलता है फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट। इसका मतलब है गला रुंध जाना। द मिस्ट इन माई फेस, और चेहरे पर धुंध जम जाना। व्हेन द स्नो बिगिंस, जब बर्फबारी शुरू होती है। एंड द ब्लास्ट डिनोट आई एम नियरिंग द प्लेस, मैं उस प्लेस के नजदीक होता हूं। द पावर ऑफ द लाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फो, वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फेयर इन अ विजिबल फॉर्म। आर्क फेयर है वो तो बहुत पुरानी प्रतिद्वंदी है। विजिबल फॉर्म में कहां है वो? कहीं दिखाई तो नहीं देती है। यट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, फिर भी एक से एक बढ़ करके बहादुर उसके साथ चल ही देते हैं। सबको उसके साथ जाना ही पड़ता है, किसी को बख्शती नहीं है। क्यों? फिर कहता है फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेन्ड। जर्नी इज डन मेटाफोरिकल लाइन है, यहां पर बताता है कि जीवन की यात्रा डन हो चुकी है, जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी है। और समिट अटेन्ड, जो समिट, समिट का मतलब चोटी, जिस चोटी पर पहुंचना था उस चोटी पर पहुंच भी चुके हैं। जो नाम कमाना था वो नाम कमा भी लिया है। जो सफलता मिलनी थी वो सफलता भी मिल गई है। सब कुछ जो होना था वो हो चुका है। द जर्नी इज डन एंड द समिट इज अटेन्ड। अटेन माने प्राप्त कर लेना। एंड द बैरियर्स फॉल, और अब सारे बैरियर भी समाप्त हो चुके हैं। सारे बैरियर, जितनी रुकावटें थी, जितने बंधन थे, वो सब अब टूट चुके हैं। अब कहीं पर कुछ है नहीं। एंड द बैरियर्स फॉल, दो यद्यप अ बैटल इज टू फाइट एर द गार्डन बी गेन्ड। एक बैटल जरूर फाइट करना है, एक युद्ध अभी जरूर लड़ना है। द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, जो कि
पूरी मेहनत का, पूरी जिंदगी का एक पुरस्कार होगा। और आखिरी युद्ध कैसा है? मौत के बारे में कहता है कि मौत तो चुपके से आती है, हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं। मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। मुझे कैसी मौत चाहिए उसको बताता है। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पेपर में आ चुकी है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरे जिंदगी का दर्शन है, पूरे लाइफ की फिलॉसफी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं और सिलेक्शन नहीं होता और फिर दूसरा एग्जाम देते हैं, मतलब वो फेल होते रहते हैं और प्रयास जरूर करते रहते हैं और अंत में सफलता जरूर मिलती है। उसी पर ये पूरी ऑप्टिमिस्टिक लाइन है। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। लिख देता हूं लाइन, नोट कर लीजिएगा। आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा से एक फाइटर रहा हूं। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। अंतिम भी होगी और सबसे बेहतरीन भी होगी। कहता कि मुझे फाइट करके ही मरना है, साधारण मौत मैं नहीं मरना चाहता। आई वुड हेट डेथ, आई वुड हेट दैट डेथ bandaged my eyes and forbade and bade me creep past। ऐसी मौत नहीं चाहिए जो आए, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे और कहे चलो अब हम तुम्हें ले चल रहे हैं। ऐसे नहीं मरना चाहता मैं। आई वुड हेट दैट डेथ, ऐसी मौत को तो मैं घृणा करूंगा। आई वुड हेट दैट डेथ bandaged my eyes and forbore and bade me creep past। No, let me taste the whole of it। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि आंख पर पट्टी बांधकर चला गया, मैं इसको पूरी तरीके से टेस्ट करूंगा, मैं इसको अच्छे से एंजॉय करूंगा। लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पीयर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे साथ के लोगों के साथ हुआ है। हमारे जो पीर्स हैं वो जैसे गए हैं। द हीरोज ऑफ ओल्ड बियर द ब्रंट इन अ मिनट, पे ग्लैड लाइफ्स एरियर्स ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव। जो बहादुर लोग होते हैं ना, एक मिनट में ही एकाएक जो वर्स्ट होता है वो बेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हार जीत में कन्वर्ट हो जाती है। उनके लिए जो बहादुर है, जो हिम्मती है। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट एंड एंड द एलिमेंट्स रेज, द fiend voices that rave shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first a peace out of pain। लड़ने के बाद होगा क्या? पीस, शांति फैल जाएगी, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ये खत्म हो जाएगा। देन अ लाइट, देन thy breast, O thou soul of my soul,
I shall clasp thee again, and with God be the rest. और इस मौत के बाद क्या होगा? 1 मिनट के लिए शांति छाएगी, अंधेरा तो छाएगा, लेकिन फिर उजाला होगा। ये ऑप्टिमिज्म है। उस उजाले में हम पहुंचेंगे, और उस उजाले में क्या होगा? ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा की आत्मा, मैं तुमसे मिल जाऊंगा, और सिर्फ मिलूंगा ही नहीं, आई शैल क्लैस्प दी अगेन, मैं आपको फिर से इम्ब्रेस करूंगा, एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और फिर हम दोनों ईश्वर के साथ, गॉड के साथ आराम फरमाएंगे, वहीं पे रहेंगे। ये भी एक मोनोलॉग है, और ये एक एलिजी है जो पोएट ने अपने वाइफ की डेथ के बाद लिखा था। बट ये आम एलिजी नहीं है, ये बहुत स्टांच ऑप्टिमिज्म का एग्जाम्पल है, ये स्टांच स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल है। एक ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, एक ऐसे भौतिकतावादी संसार में जहां ब्राउनिंग रह रहे हैं, विक्टोरियन पीरियड में, जहां पर मनी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज मनी, पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। हर आदमी जो कैपिटलिस्ट है वो पैसा बनाने के लिए परेशान है, जो पुअर है वो पैसा कमाने के लिए परेशान है, अपने लाइवलीहुड के लिए परेशान है। और उसी एज में जो किड्स, जो ब्राउनिंग है, वो एक स्पिरिचुअलिटी की अलग ही अलग जलाए हुए बैठे हैं, जिनको मौत से डर नहीं लगता, जो मौत से भी 2 हाथ करना चाहते हैं, और 2 हाथ करने के बाद आंखें बंद भी कर लेंगे, शांति आ भी जाएगी, लेकिन वो शांति देगी क्या? एक तरफ पर्दा गिरेगा और दूसरा पर्दा खुलेगा, वो उस लाइट में पहुंचेंगे, वो उस प्रकाश में पहुंचेंगे जहां पर उनकी वाइफ उनका इंतजार कर रही होगी, एक दूसरे से दोनों लोग गले मिलेंगे, और फिर ईश्वर के साथ बैठ करके आराम भी करेंगे। जहां पर पूरा विक्टोरियन एज गॉड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, जहां पर साइंस ने रिलीजन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वहां पर ब्राउनिंग जैसा ऑप्टिमिस्ट स्टिल हैज फेथ इन गॉड, and he still has faith in life after death. He is looking forward to a bright future. He is looking forward to meeting his wife. अपने वाइफ से मिलने के लिए वो भविष्य देख रहा है। अभी वाइफ इस दुनिया से गई है, दूसरे दुनिया में है, और उस दूसरे दुनिया में परलोक में भी वो उससे मिलेगा, और परलोक में उससे मिल करके ईश्वर के साथ जाएगा, और ईश्वर के साथ रेस्ट करेगा, ईश्वर के साथ आराम करेगा। जिंदगी में अभी तक उसने बहुत लाइफ अपनी जी लिया है, अब उसको ईश्वर के साथ अपनी लाइफ बितानी है, इसलिए ईश्वर ही अब सब कुछ है। ठीक है, फिर से समराइज करता हूं, एक बार सुनिएगा। प्रॉस्पिके, जिस पर क्वेश्चन बनना है, प्रॉस्पिके इज अ लैटिन वर्ड। ये भी लैंग्वेज पूछ लेगा किस भाषा का शब्द है, लैटिन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है टू लुक अहेड। और हाँ, एक पॉइंट छूट गया कि ये पोयम लिखी कब गई थी। ये पोयम 1861 में लिखी गई थी, 1861 में ये पोयम लिखी गई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फादर was very unhappy with their marriage. He did not want the poet to marry Elizabeth, but Elizabeth and Robert Browning married secretly and settled in Italy. In 1861, his wife died. He loved his wife very much. After his death, he started feeling very sad, but he hoped that after his death he would get a chance to meet his beloved, to meet his beautiful wife. प्रॉस्पिके जो पोएम है is based on this. Its theme is death and its theme is staunch optimism. The poem is
अबाउट द सोल ऑफ द सोल, जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, रिटन इन 1861 एंड पब्लिश्ड इन 1864। 1861 में उसकी डेथ होती है और तभी उन्होंने इस पोयम को लिखा और 1864 में पोयम पब्लिश हुई थी। क्लियर? कुछ दिक्कत रह गई हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? जी, नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम। प्रीवियस पोएम का एक क्वेश्चन है कि हु इज फ्रा पेंडोल्फ इन द पोएम माई लास्ट डचेस। फ्रा पेंडोल्फ कौन है माई लास्ट डचेस में? तो फ्रा पेंडोल्फ was the painter who painted, जिस पेंटिंग की बात कर रहा है वो माई लास्ट डचेस लुक्रीजिया की पेंटिंग की, उसकी पेंटिंग ही फ्रा पेंडोल्फ ने की थी। हु पेंटेड लुक्रीजिया, द लास्ट डचेस ऑफ फरेरा। द लास्ट डचेस ऑफ अल्फोंसो ड्यूक ऑफ फरेरा, उसी ने पेंट किया था। राइट? और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस एज के पोएट थे? ऐसे ही एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आएगा। आंसर है आपका विक्टोरियन पीरियड। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए जाने जाते हैं? फॉर विच रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस? आंसर है उसका ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड men and women relationship, irony, characterization. What was the writing title of the poem My Last Duchess? उसका आंसर है इटली। After marrying Elizabeth Barrett Browning, where did Browning settle? Browning settle कहाँ हुए थे? आंसर है उसका इटली। When did Elizabeth Barrett Browning died? आंसर है 1861। When was the poem Prospice written? आंसर है 1861।
When was the poem My Last Duchess published? Answer 1842. What was the name of the volume in which the poem My Last Duchess was published? Answer है उसका dramatic lyrics. Who is Ferreira? Ferreira was a duke of 18th century. His real name was Alfonso. Who is the narrator of the poem My Last Duchess? Narrator of the poem कौन है? आंसर है उसका narrator of the poem है पोएट खुद. सॉरी, My Last Duchess में ड्यूक ऑफ फरेरा. और प्रॉस्पिके का नरेटर कौन है? प्रॉस्पिके का नरेटर पोएट खुद है. क्लियर? तो ये क्वेश्चंस बनते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोएम से. यहीं पर क्लास वाइंड अप हो रही है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएट की बात करेंगे जिसका नाम है शायद मैथ्यू अर्नल्ड. सिलेबस एक बार देखिएगा, उसकी पोएम पर हम डिस्कस जो है करेंगे अगली क्लास. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर पेशेंस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बीइंग विद अध्ययन मंत्रा. गुड लक.